इसलिए उस समय के समाज का जो स्वरूप था वो व्यवसाय नहीं था। इसका स्वरूप था कि हम अच्छे विद्वान जन, महिला और पुरुष समाज के उत्थान के लिए बनाएं, ऐसे लोगों का निर्माण करें जो समाज का निर्माण करें। समय बदला यानी समाज बदला। मध्यकालीन भारत में आप देखिएगा, उस समय जो स्थिति थी उसके अनुरूप शिक्षा का भी स्वरूप बदल गया। आज यानी उस समकालीन समाज के अंदर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी भाषा को, जो उस समय की प्रचलित भाषा थी, उसका विद्वान बनना। और मध्यकालीन के बाद एक समय ऐसा आया जब एक विदेशी सत्ता जो है वो भारत में थी, और वहां पर उसने भी शिक्षा को एक उपकरण के रूप में उपयोग किया। कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं जो भारतीय शिक्षा है उसको परिवर्तित करके हम पाश्चात्य शिक्षा पर बल दें, जिससे कि जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो सके। वो एक ऐसे भारतीय का निर्माण करना चाहते थे जो सोच और रंग रूप से भारतीय हो, मगर उनके अंदर अंग्रेजियत हो। वो अंग्रेज शासन के लिए एक संसाधन बन सके। डॉक्टर ऋषिकेश मिश्रा जी, सॉरी आपको मैं इंटरवीन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सभी विद्यार्थियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना माइक जरूर ऑफ करके रखे। ये आपका थ्योरी पेपर की काउंसलिंग्स हो रही हैं और इसमें अगर कुछ क्वेरी है आप लोगों की, अगर कुछ ग्रीवांस हैं, तो ये 1 घंटे का सेशन है और 1 घंटे के सेशन में हम आपको लास्ट में मौका देंगे आपसे बातचीत करने का। और आपको अपनी जो कोई प्रॉब्लम है इस कोर्स से संबंधित, जो आज की कोर्स की काउंसलिंग हम लोग कर रहे हैं, ये केवल आपको असाइनमेंट और एग्जामिनेशन की बेटर प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे और उसको किस तरीके से आज की काउंसलिंग सेशन आपके एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस एजुकेशन में प्रोग्राम है। हम कोई रेगुलर क्लासेस आपकी नहीं कंडक्ट कराएंगे। ये कुछ क्लासेस हैं जो हम लोग आपके फर्स्ट ईयर के जो कोर्सेस हैं उनके हर एक कोर्स की 2-2 काउंसलिंग सेशन हम लोगों ने प्लान किया है। और ये काउंसलिंग सेशन आप बहुत सीरियसली और अटेंटिवली अगर आप सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत लाभ पहुंचेगा और आप असाइनमेंट अच्छे वे में तैयार कर पाएंगे, बेटर प्रिपरेशन कर पाएंगे अपनी एग्जामिनेशन की। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है कि वो अपना ऑडियो और वीडियो दोनों को ऑफ करके रखें और जो हमारी रिसोर्स पर्सन हैं प्रोफेसर ऋषिकेश मिश्रा जी, जेएनयू में वो प्रोफेसर हैं, उनकी बात को आप ध्यान से सुने। और इसकी यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी हो रही है और हम ये रीजनल सेंटर जयपुर का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी हम इसको रिकॉर्डिंग को डिस्प्ले करेंगे, वहां पर फॉरवर्ड कर देंगे। वहां से भी जो स्टूडेंट अटेंड नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों की वजह से, वो वहां से भी आप इसको सुन सकते हैं। तो आप लोग, चूंकि हम लोग यहाँ से आपकी जो अटेंडेंस है वो भी मेंटेन कर रहे हैं, तो आप लोग को बहुत ध्यान से एक एक चीज को नोट करें, सुने। ये आपके थ्योरी पेपर की काउंसलिंग है जो आपको थ्योरी पेपर को पढ़ने में, समझने में मदद करेगा। ओके, तो सर यस सर, प्लीज कंटिन्यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। अब शायद आप इससे भली भांति परिचित हो जाएंगे कि इस काउंसलिंग सेशन का क्या उद्देश्य है, और उसी परिप्रेक्ष्य में जो है मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि जैसा कि आपकी जो ये कोर्स है समकालीन भारत और शिक्षा, इससे ये चीज बहुत ही क्लियर है कि भाई जैसा जैसा समाज रहा है वैसी वैसी शिक्षा रही है। और क्योंकि जब हम भारतीय संदर्भ में इसकी बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भारतीय जो समाज है, जो परिवेश है, वो बहुवादी है। चाहे वो भाषा को लेकर हो, चाहे धर्म को लेकर हो, चाहे जाति को लेकर हो। कहावत भी है हिंदी में, कोस कोस पे बदले बाणी, चार कोस पे बाणी, कि हर जगह जो है
पानी बदल जाता है और फिर भाषाएं बदल जाती हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि भारत की जो विविधता है वो कितनी विशाल है। इस विविधता को एकता में पिरोने का कार्य जो है वो शिक्षा ने किया है। और उसी संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा था कि जिस तरह का समाज रहा है, हमारी शिक्षा भी वैसी ही रही है। और शिक्षा और समाज वो एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों अलग अलग चीज नहीं है। और यही चीज जो है वो आपके इस विषय में भी समझाने की कोशिश की गई है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, जो आपकी पहली बुकलेट है वो भारतीय समाज और शिक्षा के संदर्भ में कही गई है, जिसके अंदर 4 यूनिट दिए गए हैं। एक है आपका भारतीय समाज की प्रकृति कैसी है, संरचना कैसा है, किस तरह के समाज किन किन रूपों में बटा हुआ है, वो कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, कैसे वो एक दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। और तो दूसरी जो आपका विषय उसमें है, प्रकरण है, वो है भारतीय समाज की अपेक्षाएं, कि भारतीय समाज कैसी अपेक्षाएं करता है शिक्षा से। आप क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है, और जो संविधान की जो हमारी प्रस्तावना है उसमें विशेष रूप से उन बातों पे बल दिया है जिनकी अपेक्षाएं जो है हम भारत को एक महान राष्ट्र बनाने के निर्माण के लिए आवश्यक समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा का जो उद्देश्य है वो उन्हीं मूल तत्वों को प्राप्त करने के लिए बना गया है। तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय समाज की क्या अपेक्षाएं हैं शिक्षा से, और शिक्षा की क्या अपेक्षाएं हैं भारतीय समाज से। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। और इसी विषय को समझते हुए देश की आजादी के बाद कई तरह के शिक्षा नीतियों का निर्माण किया गया, कई तरह के शिक्षा आयोगों का निर्माण किया गया। और वो इसीलिए किया गया क्योंकि आजादी के बाद जो समाज था वो पूरी तरह भारतीय था, और भारतीय शिक्षा को किस तरह से हम उसका पुनर्संरचना करें जिससे कि वो भारतीयों के लिए एक लाभ बन सके। इसी परिदृश्य में कई तरह के शिक्षा आयोग का निर्माण किया गया, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा आयोग रहा हो, चाहे वो आपके प्राथमिक शिक्षा को लेकर रहा हो, चाहे तकनीकी शिक्षा को लेकर रहा हो, विश्वविद्यालय को लेकर रहा हो। तो और साथ ही साथ आपके पाठ्य पुस्तक प्रारूप के संरचना को लेकर भी कई तरह की योजनाएं भी बनाई गई, जिससे कि हम शिक्षा को अति सुचारू रूप से अति उपयोगी बना सके। और आज के संदर्भ में अगर हम समझें तो हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है जो संरचनावाद पर निर्भर हो। हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जो विद्यार्थियों के अनुभव के द्वारा वो उसको समझ सके और कुछ नया जो है उसका निर्माण कर सके। इसमें तीसरी जो बात थी, मैंने शिक्षा और नीतियों की बात कर ली मैंने, और जो चौथी इसके अंदर यूनिट है वो है भारतीय समाज और शिक्षा। कि भाई भारतीय समाज को के संदर्भ में शिक्षा को किस तरह से जो है प्रयोग में लाया गया है, किस तरह से शिक्षा को कानूनी रूप प्रदान किया गया है, किस तरह से शिक्षा के लिए संविधान में कई तरह के प्रावधान किए गए हैं जिससे कि समाज के उच्च से लेकर अंतिम वर्ग का व्यक्ति जो है वो शिक्षा को आसानी से प्राप्त कर सके। उसकी शिक्षा की जो उपलब्धता हो वो सभी के लिए एक समान हो, सभी को सुअवसर मिले, सभी के साथ समानता का व्यवहार हो, शिक्षा किसी से दूर ना हो, शिक्षा आपके द्वार पे हो। इस तरह की व्यवस्थाओं को भी ध्यान में रखते हुए कई तरह के प्रयोग जो है वो किए गए, जिससे कि हर विद्यार्थी जिसको औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त करनी हो वो प्राप्त कर सके। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक किसी भी आयु वर्ग का शिक्षा से महरूम ना रहे।
तो इसी को ध्यान में रखकर संविधान में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे कि शिक्षा सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो सके। तो इन्हीं 4 बिंदुओं को देखते हुए जो आपकी पहली बुकलेट है समकालीन भारत और शिक्षा की, वो इसी में समाहित है और इसमें कई बातों पर बल दिया गया है, जैसा कि समाज क्या है हमारा, परिवार क्या है, समुदाय क्या है, क्या ये हमारी शिक्षा से जुड़े हुए हैं कि ये अलग हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ये शिक्षा से जुड़े हुए हैं हमारे। फिर आप देखिए कहीं ना कहीं बात कही गई है एक ऐसी संस्कृति की जो बिल्कुल अलग है हमारे मुख्य धारा से। क्या उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो अगर आप संविधान को देखें तो अनुच्छेद 29 और 30 उसमें यह प्रावधान किया गया है कि वो उस वर्ग के विद्यार्थी जो है वो शिक्षा को आसानी से प्राप्त कर सके और जो उनकी लिपि है, उनकी जो संस्कृति है, उसका भी संरक्षण वो कर सके। और इसी प्रावधान के अंदर जो है हमें ये भी देखना है कि जो शिक्षा हम विद्यार्थियों को दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, चाहे वो औपचारिक अभिकल्प में हो, चाहे अनौपचारिक में हो, चाहे निरौपचारिक में हो, हमें ये भी देखना है कि उनमें आखिर समस्याएं आ क्या रही हैं। क्योंकि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है राष्ट्र निर्माण का। क्योंकि अगर शिक्षा, किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था जो है वो कमजोर होगी तो वहां का राष्ट्रीय विकास होना संभव नहीं है। और अगर हम अर्थशास्त्र की भाषा में भी ये बात कहें तो जब तक राष्ट्रीय आय बढ़ती है लेकिन उसके साथ अगर जन कल्याण नहीं है तो वैसी राष्ट्रीय आय के बढ़ने का कोई लाभ नहीं है। तो इससे ये चीज बहुत ज्यादा स्पष्ट हो रही है कि शिक्षा का जो विस्तार है अगर वो नहीं होगा, लोगों को उससे लाभ नहीं मिलेगा, तो अगर उससे हम विकास की बात कहें तो वो सिर्फ एक मिथ्या रह जाएगी, उसमें कोई भी सत्यता नहीं रहेगी। तो इसलिए ये बात बहुत ज्यादा सार्वभौमिक है कि शिक्षा के द्वारा ही हम राष्ट्रीय विकास कर सकते हैं और ऐसा होता भी है। आप देख रहे हैं कि शिक्षा जो है वो समाज का भी स्तरीकरण कर रहा है। जो सामाजिक वर्ग जो बहुत पिछड़े रहे हुए हैं, लेकिन जब वो शिक्षा के मुख्य धारा में आए, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, तो आप देखिएगा वो वर्ग जो है आज समाज के मुख्य धारा में उच्च वर्ग के समान ही जो है वो लाभ पा रहा है। और उसका मुख्य कारण जो है वो उनकी शिक्षा व्यवस्था ही है। इसलिए हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि जो मार्जिनाइज सेक्शन है, जो डिप्राइव्ड क्लास है, जो दबाव समूह है हमारा, जो अभी आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा उन्नत नहीं है, उन्हें समाज से जोड़ने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही उनका विकास जो है वो संभव हो पाएगा। और अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहेंगे, लेकिन केवल मात्र ये कह देना कि वो उसी स्थिति में रहेंगे, उससे की जो संकल्पना है वो कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आवश्यक है कि देश का हर बालक जो शिक्षा के आयु वर्ग में आ रहा है या किसी भी आयु वर्ग में किसी कारणवश शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया, तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हर वर्ग जो है उसको शिक्षा की उपलब्धता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि शिक्षा केवल कुछ ही लोगों के पास रहे। फिर दूसरी बात यह है कि आखिर भारतीय जो समाज है उसकी अपेक्षाएं हमसे क्या है। ठीक है, चाहे वो राष्ट्रीयता की बात कह रहे हो, चाहे वो सामाजिक स्थिरता की बात कह रहे हो, चाहे वो सामाजिक न्याय की बात कह रहे हो, चाहे वो सार्वभौमिकरण की बात कह रहे हो, तो अगर आप देखिए कि शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक न्याय
मिलना जो है वो सुलभ है। क्योंकि अगर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आप जागरूक हो रहे हैं, तो आप अपने अधिकारों के प्रति भी सजग हैं। क्योंकि ऐसी कई योजनाएं हैं जो विद्यार्थी जो है जो समझ नहीं पाता, क्योंकि उसे वो चीजें मालूम ही नहीं है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जब वो शिक्षा व्यवस्था के समीप रहेगा तो वो कहीं ना कहीं इन चीजों का लाभ भी जो है वो ले सकेगा। और मैंने फिर कहा कि अगर शिक्षा हमारे अंदर राष्ट्रीयता का विकास नहीं कर पा रही है तो ऐसी शिक्षा का कोई भी अर्थ नहीं है। क्योंकि किसी भी देश की जो शिक्षा व्यवस्था होती है वो उस देश के संविधान के अनुरूप होती है। क्योंकि संविधान जो है वो एक तरह का लिखित नियमावली है जिसके आधार पर किसी राष्ट्र के अंदर जो है शासन चलाया जाता है। और शासन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सभी लोगों का कल्याण। तो जब सभी लोगों का कल्याण है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है हमें शिक्षा को इस स्वरूप में बनाना है कि वो सब राष्ट्र का विकास करे। अब राष्ट्र का विकास का मतलब क्या है? क्योंकि आप पहले ही जानते हैं कि भारत जो है एक विविधताओं का देश है, जहां पर विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जा रही हैं, विभिन्न तरह की संस्कृतियों को मानने वाले लोग रह रहे हैं, विभिन्न तरह के समुदाय हैं, धर्म है, तो जातियां हैं। तो उन सबको एक साथ लेके चलना, उनको एक ही स्तर पे लाना, ये है शिक्षा का उद्देश्य। और जब ये सब लोग एक स्तर पे आ सकेंगे, एक समता पे आ सकेंगे, तभी हम राष्ट्र की संकल्पना जो है, राष्ट्र के विकास की जो संकल्पना है, उसको हम प्राप्त कर सकेंगे। और आप देखिए, इसीलिए जो हमारा पाठ्यक्रम है, चाहे जो हमारी शिक्षण विधियां हैं, चाहे जो शिक्षक हैं, वो सभी लोग जो हैं वो इसी बात पे बल दे रहे हैं कि हम सबका समन्वय करके एक सबको जो है मुख्य धारा में जोड़ते हुए एक राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे। क्योंकि अगर कोई भी शरीर का अंग कमजोर हो जाता है तो वो शरीर स्वस्थ नहीं होता है। तो जरूरी है कि शरीर के सभी अंगों का सही तरीके से कार्य करना आवश्यक है। उसी तरह से समाज का हर एक वर्ग शिक्षा को सही तरीके से प्राप्त करे, यही शिक्षा का उद्देश्य है। और इसी आधार पे जो है हम राष्ट्र के विकास की जो हमारी अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो पाएंगी। ठीक है ना। अब दूसरी बात यह है कि सामाजिक जो आधार है वो भी समझने की आवश्यकता है। मैंने ये कहा था कि शिक्षा जो है वो सामाजिक स्तरीकरण का भी काम करती है। वो विभिन्न तरह के शैक्षिक संस्थानों के निर्माण में सहायक है, आवश्यक है। मेरी अपनी संस्कृति है, मेरी अपनी लिपि है, उसका संरक्षण भी आवश्यक है। मेरी अपनी भाषा है, उसका संरक्षण भी आवश्यक है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हम उन सभी चीजों का समन्वय करते हुए ऊंचाइयों की तरफ बढ़े। क्योंकि आप देखिएगा कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी इस बात पे बल दिया गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा होगी वो विशेषकर आपके मातृभाषा में ही होगी। तो ये पहल मुझे लग रहा है कि बहुत सराहनीय है। अगर हम लोग बात करें, हम लोग जब विकसित देशों की तरफ देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो तो अपनी मातृभाषा में ही बात कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि 1957 के अंदर पहला सैटेलाइट जो है वो रूस ने भेजा और उसके 4 साल बाद अमेरिका ने भेजा। तो साहब ये हुआ कि साहब अमेरिका को बहुत विकसित देश है, रशिया के बराबर है, तो उसको 4 साल क्यों लगे? तो साहब उत्तर ये मिलता है कि 4 साल तक तो उसने जो रशियन भाषा में जो ये सारा का सारा अनुसंधान किया गया था उसको उसने अंग्रेजी में अनुवाद किया।
तो ये समझने की चीज ये है कि जो हमारी भाषा है, हम उसमें ही अपने अनुसंधान कार्यों को क्यों बढ़ावा ना दें। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमें सभी भाषाओं को जो है वो सम्मान मिलना चाहिए और लेना चाहिए। और आपको मालूम है कि भारतीय संविधान ने भी इसके लिए जो है कुछ शेड्यूल्स बनाए हैं, कुछ अनुसूचियां बनाई हैं, और जिसके अंदर 22 भाषाओं को जो है उन्होंने मान्यता प्राप्त दी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक कदम बड़ा सराहनीय है कि हम अब अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा के अंदर ही जो है अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करेंगे। और देखिए, शिक्षा का अर्थ केवल एक भौगोलिक क्षेत्र में ही नहीं होना चाहिए, हमें यह भी देखना है, क्योंकि पूरा विश्व ही हमारा घर है। वासुदेव कुटुंबकम की जो हमारी भावना है, हमें उसके मद्देनजर भी रखते हुए शिक्षा का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि अगर आप गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में बात करूं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है वो बालक का अंतरराष्ट्रीयकरण है, तो इस तत्वाधान में हमें यह भी देखना है कि हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा जो है वो इस तरह की हो जो कि वैश्विक स्तर पे लोगों को प्रभावित कर सके। ठीक है, फिर इन्हीं चीजों में ये देखते हुए कि ठीक है, जब हम ये बात कह रहे हैं कि शिक्षा के अंदर जो है ये बातें कही जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में भी ऐसी कई अनुच्छेद जो हैं वो शिक्षा से ही जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो कल्याणकारी समाज की स्थापना करना है, और इसी के लिए जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो बनाए गए हैं। और जिसके अंदर अनुच्छेद 45 के अंदर ये बात कही गई थी कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के जो वर्ग के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो और क्योंकि सरकार, राज्य ये कार्य कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि जो मूल अधिकार और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें कुछ अंतर रहा, जिससे कि वो जो उद्देश्य हमें प्राप्त करना था वो प्राप्त हम नहीं कर पा रहे थे। इसी को मद्देनजर देखते हुए भारत सरकार ने अनुच्छेद 45 में परिवर्तन करके उसे शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया, जो अनुच्छेद 21A में रखा गया। और इसमें क्योंकि देखिए, आप कहीं अगर आप सोचें तो भारतीय संविधान में तो जो मूलभूत अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो तो अनुच्छेद 14 शुरू हो रहे हैं और 36 में खत्म हो रहे हैं। लेकिन आखिर क्या बात हुई कि सरकार ने इसको अनुच्छेद 21 में ही रखा? क्योंकि कहीं ना कहीं अनुच्छेद 21 एक ऐसा अनुच्छेद है जो किसी भी स्थिति के अंदर स्थगित नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी कंडीशन। और बालक का शिक्षा मिलना वो उसका मौलिक अधिकार है और वो किसी भी स्थिति में उससे नहीं छीना जा सकता। तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि हम बालकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करें, और अगर उसे शिक्षा नहीं मिल रही है जो उसका कानूनी अधिकार है, तो ऐसे स्थिति में हम उसके लिए जो है कानून का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। और ये सब इसीलिए किया गया है क्योंकि शिक्षा को संरक्षण दिया जाए, उसको एक कानूनी अधिकार दिया जाए। क्योंकि जब तक शिक्षा सबको समुचित तरीके से समानता स्वरूप नहीं मिलेगी, तब तक राष्ट्रीय विकास का जो उद्देश्य है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और अगर राष्ट्र का विकास नहीं होगा तो किसी व्यक्ति विशेष का भी, किसी समुदाय का भी, किसी समाज का भी विकास संभव नहीं है। क्योंकि जब इन सबका संभव होगा तभी ये समन्वित रूप से जो है एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो जो आपकी पहली जो बुकलेट है उनमें इन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है कि ये बातें जो इसमें कही गई है। तो अब आपको इसमें कोई परेशानी आ रही है किसी विद्यार्थी को, तो
आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं सेकंड बुकलेट पे भी चर्चा करूंगा एक बार आपसे। हाँ मुकेश जी बताएं। हमारे जो विद्यार्थी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं काउंसलिंग सेशन में, सर ये पूछ रहे हैं कि आपका ये जो पेपर है ये कंपलसरी पेपर है और BES 122 इसके बारे में काउंसलिंग हो रही है। तो अगर आप लोग इस पेपर से संबंधित, तो आपके पास में स्टडी मटेरियल तो अभी आपको नहीं मिला है, और हम लोगों ने एडवाइस किया था आप लोगों के लिए कि आपको ई ज्ञान कोश से स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं जब तक हार्ड कॉपी में नहीं आता है। तो सर पूछ रहे हैं कि अगर आप इस कोर्स से संबंधित अगर कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप सर से अभी डिस्कस कर सकते हैं। सर हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि अभी इन लोगों को स्टडी मटेरियल थोड़ा अभी नहीं मिल पाया समझ है, गया तो मैं शायद सर। तो हाँ सर, आप उनको ध्यान से सुने और पॉइंट्स को नोट करते रहें, और एक बार जो स्टडी मटेरियल आपके पास में है ई ज्ञान कोश का, या जब कभी हार्ड कॉपी में मिलेगा तो उससे एक बार क्रॉस वेरीफाई करें, उससे रिवीजन करें, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। ओके यस सर, कंटिन्यू सर। चलिए सर। तो मुझे लगता है कि अभी क्योंकि आपके पास आपका मटेरियल नहीं है और आपने इसे वो देखा नहीं है, इसलिए शायद अभी आपको कोई कठिनाई महसूस नहीं हो रही हो, क्योंकि जब तक हम उस पाइपलाइन में आएंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि क्या कठिनाइयां हैं और क्या सफलता है। चलिए कोई बात नहीं है। जो मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई जो हमारी शिक्षा है और जो हमारा दैनिक जीवन है वो दोनों अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है। क्योंकि आप जानते हैं शिक्षा के 3 विकल्प हैं और कहीं ना कहीं जो औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, तो अनौपचारिक जो है वो भी शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है, और हम लोग जो है कहीं ना कहीं भिन्न तरीके के ज्ञान जो है वो अनौपचारिक करते हैं। और कहीं ना कहीं विद्यालय भी जो है वो एक लघु समाज का स्वरूप लिए हुए है विभिन्न। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि शिक्षा जो है वो समाज के अनुरूप होती है। जैसी समाज की अपेक्षाएं होती हैं समाज वैसा ही होता है, और इसीलिए समाज के अंदर नई चीजों की अपेक्षाएं होती हैं तो शिक्षा का स्वरूप भी जो है वो बदल जाता है। जब देश के अंदर आईटी रेवोल्यूशन आया, एक आईटी की क्रांति आई, तो कहीं ना कहीं जो हमारी शिक्षा थी उसके अंदर भी आईटी का समावेश किया गया। यानी कि जो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था चली आ रही थी उसमें हमने बदलाव किया। अब हमने आईटी पर विशेष बल देना शुरू कर दिया। 2005 में जब आपके राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप की बात कही गई और उस प्रारूप में 1986 के अंदर जो संरचनावाद एक प्रमुख उद्देश्य रहा है उस पर बल दिया गया, तो 2005 में जो हमारा प्रारूप बदला उसके अंदर हमने संरचनावाद को एक स्थान दिया, और एक स्थान ना, एक महत्वपूर्ण बिंदु समझा उसको। और हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था पर इस बात पर जोर दिया कि अब शिक्षा केवल विद्यार्थी जनित नहीं है, विद्यार्थी केंद्रित नहीं है। आज की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो समूह केंद्रित है। हमारे लिए केवल एक विद्यार्थी का सफल होना आवश्यक नहीं है। अगर पूरा का पूरा जो समूह है वो हो जा रहा है तो हमें इस बात का अब मूल्यांकन करना होगा कि हमारी शिक्षण व्यवस्था में कहां पर ये कमजोरी रह गई है कि हमारे शिक्षण व्यवस्था में वो सफल हो रहा है लेकिन समूह सफल नहीं हो पा रहा है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो शिक्षा के निर्माता हैं उन्होंने संरचनावाद पर विशेष जोर दिया। ये काफी हाथ रेज हो रहे हैं, क्या आप पे कोई प्रश्न है आपके? तो अगर हम ये जो दूसरा आपका जो प्रारूप है वो समझने की कोशिश करें तो हम ये देखेंगे कि इस बात पर बल दिया जा रहा है कि जो हमारी शिक्षा है, जो भारतीय शिक्षा है
उसका विकास जो है किस स्तर में, किस स्तरों में किया गया। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो आपका ये कोर्स है वो समकालीन भारत है, यानी कि जैसा कंटेम्प्रेरी सोसाइटी रही होगी शिक्षा वैसी ही थी। ठीक है, इस पर हमने चर्चा भी कर ली थी। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर हम इसको थोड़ा और विस्तार में समझने की कोशिश करें कि अगर मान लीजिए कि प्राचीन भारत, जिस जो कि भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत है, अगर हम उस पर बात करें तो हमें यह समझना होगा कि क्या उस समय शिक्षा की सुलभता थी लोगों में, किस तरह का पाठ्यक्रम था, किस तरह से शिक्षण अनुदान मिलते थे, शिक्षक की क्या भूमिका थी, कौन शिक्षक बन सकता था। तो अगर इसी को जब हम समन्वित करते थे तो हम ये कहते थे कि ये उस समाज की शिक्षा है। तो इसीलिए जो है समाज की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हम शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन आरंभ से करते आ रहे हैं। फिर देखिए, मैंने फिर बताया था कि जब मिडाइवल हिस्ट्री आई, आपके मध्यकालीन भारत आया, उसमें भी परिवर्तन किया गया। और जब आपके अंग्रेज आए तो भी परिवर्तन किया गया। और शायद आपको मालूम होगा, आप में से कई विद्यार्थी जो है जो स्नातक भी होंगे या स्नातकोत्तर की डिग्री भी ली होगी, कि जो भारत के अंदर जो अंग्रेजी जो शिक्षा थी उसका जो सूत्रपात जो हुआ वो 1813 में हुआ। वो इसलिए हुआ कि चार्टर के अनुसार जो है भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया। और बात केवल ये थी कि शिक्षा की जाए किसके अंदर। तो जो बहुत से भारत अंग्रेज थे वो इस बात पर सहमत थे कि भारत की जो स्वयं की जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफी उन्नत है और उसी में ही शिक्षा प्रदान की जाए। लेकिन कई ऐसे अंग्रेज थे जो इस बात पर सहमत नहीं थे और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत के अंदर जो है कोशिश करनी चाहिए कि पाश्चात्य शिक्षा पर ही बल देना चाहिए। और इसको लेकर एक प्रसंग जो है वो बड़ा प्रसिद्ध रहा कि जब टीबी मैकाले साहब, जो कि एक कानूनी विशेषज्ञ थे, और वो भारत आए और वो भारत में गवर्नर जनरल के जो परिषद थी सदस्य बने। और उन्हें जो है ये जो शिक्षा व्यवस्था की बात कही गई, उनका जिम्मा सौंपा गया और कहा गया कि आप इसका निर्णय लीजिए, क्योंकि आप कानूनी विशेषज्ञ हैं, कि ये 1 लाख रुपया जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने शिक्षा के लिए। तो ऐसी स्थिति में मैकाले साहब ने जो है पूरे भारत का भ्रमण किया और उन्होंने एक लेटर जो है वो अंग्रेज पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजा कि मैंने पूरे भारत का सफर किया और मुझे कहीं भी महसूस नहीं हुआ कि यहाँ की भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कोई कमी हो। लेकिन क्योंकि ये एक उपनिवेश है और यहाँ पर हमारे समाज को और अधिक सुदृढ़ करना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो सेकंड पेपर है फर्स्ट ईयर में, BES 122 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। तो समकालीन भारत और शिक्षा, आज हम इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं वो डॉक्टर ऋषिकेश मिश्रा जी हैं। और चूंकि ये कंपलसरी पेपर है और इसमें आपको असाइनमेंट भी तैयार करना है और इसमें एक प्रैक्टिकल कंपोनेंट है। तो आप असाइनमेंट तैयार करेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो प्रैक्टिकल से संबंधित है। और चूंकि ये पेपर एक ऐसा पेपर है, इसमें 4 ब्लॉक्स हैं आई थिंक, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4। और हर एक ब्लॉक को आप देखेंगे, ये 4 ब्लॉक आपको मिलेंगी। इंडियन सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट एंड एजुकेशन, ये फर्स्ट ब्लॉक है।
फिर पॉलिसी से संबंधित हैं, फिर आपका फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव दिया हुआ है, शिक्षा का दर्शन, इश्यूज एंड कंसर्न इन सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, तो ये 4 ब्लॉक हैं और हर एक ब्लॉक में कुछ यूनिट्स हैं, 4 या 5 यूनिट्स होती हैं। तो आपको ये एक कोर्स है, ठीक है, BES 122, और इसमें ये 4 ब्लॉक्स आपको स्टडी करना है। तो आज हम जो कर रहे हैं इस कोर्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अभी नई नई चीजें हमारे सामने आ गई हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी भी हमारे सामने आ गई है, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम भी हमारे सामने आ गया है, और कोविड-19 में शिक्षा में काफी सारे परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं और मिल रहे हैं। और जैसा कि ऋषिकेश मिश्रा जी ये इंडिकेट करना चाहते हैं और ये पॉइंट आउट कर रहे हैं इस कोर्स के माध्यम से, जैसा कि इस कोर्स में जो इग्नू का कोर्स स्टडी मटेरियल है, कि इसमें स्टूडेंट को जो अभी प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन सिस्टम है उससे ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है, अपने आप को ज्यादा अपडेट रखने की जरूरत है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स, आपको इन 4 ब्लॉक्स को आप पढ़ें और समझें, और अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम लगातार ये सेशन इस प्रकार के ऑर्गेनाइज करेंगे आपके साथ में। आप उनसे हमें डिस्कस कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा हर ट्यूसडे के लिए रेडियो प्रोग्राम होता है, उसकी इंफॉर्मेशन भी हम भेज रहे हैं, आप रेडियो के माध्यम से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका कांटेक्ट नंबर भी हम आपको भेजते हैं ईमेल पे। तो आपको इसमें असाइनमेंट भी तैयार करना है, वो कंपलसरी कंपोनेंट है असाइनमेंट आपका, क्योंकि 30% वेटेज आपका असाइनमेंट का है। और चूंकि उसी असाइनमेंट में एक क्वेश्चन आपका होगा जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज पर बेस्ड होगा, तो सर जो बता रहे हैं उसको आपको ध्यान से सुनना भी है, समझना भी है और नोट भी करना है। और हर एक स्टूडेंट अपना एक स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखें, जो आपको रिफ्लेक्टिव डायरी बनाने के लिए कहा गया है उसमें पेस्ट करें, और आज के डेट टाइम किस टॉपिक पे और आज डिस्कस किया गया, रिसोर्स पर्सन कौन थे, ये आपको नाम लिखना है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है उस रिफ्लेक्टिव डायरी में, क्योंकि उसका भी मूल्यांकन होगा जब आप वर्कशॉप अटेंड करने के लिए आएंगे फर्स्ट ईयर की। तो ये 1-1 घंटे के सेशंस हैं, हम लोगों ने शेड्यूल आपको भेज दिया है, आपके ईमेल पर वो शेड्यूल अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, स्टडी सेंटर पर अवेलेबल है, और हम समय समय पर आपको रिमाइंडर भी भेजते रहेंगे, और ये इग्नू रीजनल सेंटर जयपुर की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर सलाह दी जाती है कि ये सारे काउंसलिंग सेशन आप जरूर अटेंड करें। हर एक कोर्स के 2 काउंसलिंग सेशंस अभी हमने रखे हैं, आप जरूर अटेंड करें। और इसमें आप पहले थोड़ा सा, क्योंकि ये स्टडी मटेरियल सब जगह पर अवेलेबल है, आप उसको अंडरस्टैंड करें उस स्टडी मटेरियल के लिए, और आप फिर काउंसलिंग सेशंस अटेंड करें। तो नेक्स्ट सेशन हमारा जब भी होगा शेड्यूल के अनुसार, आप उस ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट उसको अटेंड करें, जिससे कि आपकी एग्जामिनेशन और उनकी बेटर प्रिपरेशन हो पाए, क्योंकि इसमें आपको सी ग्रेड लाना आवश्यक होता है, चाहे वो असाइनमेंट हो और टर्म एंड एग्जामिनेशन हो, ओवरऑल सी ग्रेड आना चाहिए। अगर आपका सी ग्रेड नहीं है तो आप बीएड पास नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आप इसकी सिंसियरिटी को समझने की कोशिश करिए, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग रीजनल सेंटर पे यहाँ पर बैठे हैं, हमारे सामने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जिनका ओवरऑल सी ग्रेड नहीं है, असाइनमेंट में सी ग्रेड है और टर्मिनल एग्जाम में डी ग्रेड है, और ओवरऑल सी ग्रेड नहीं होता है, फिर आपका पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है और आप समय से इस प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो आप असाइनमेंट जो आप तभी अच्छा कर पाएंगे, एग्जाम तभी अच्छा कर पाएंगे जब आप हमारे रिसोर्स पर्सन को सुनेंगे और उनके द्वारा बताई गई बातों को आप नोट करेंगे, और इसके साथ साथ आप जब भी नेक्स्ट काउंसलिंग सेशन हो, आप थोड़ा बहुत आप जरूर पढ़ें और पढ़ते रहें समय समय के अनुसार, क्योंकि आप सब लोग टीचर हैं और पढ़ना और पढ़ाना आपका काम है, हम सब लोगों का यही काम है। तो आप लोग जरूर टच में रहिए, पढ़ते रहिए, काउंसलिंग सेशंस अटेंड करते रहिए, जिससे कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ओके, तो अभी भी देखिए, आज हम जो कंटेम्प्रेरी इंडिया की बात कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी ये नहीं पता होगा कि कंटेम्प्रेरी इंडिया या उस एजुकेशन सिस्टम क्या है, उसके बारे में अभी आपको बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। तो
आज का एक यही असाइनमेंट है कि जो आपका ये कोर्स कोड है उसका टाइटल क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी ब्लॉक्स हैं और उसमें क्या कंटेंट है, ये आप जरूर देखें, उसकी एक आउटलाइन बनाएं और वो आउटलाइन आज अपनी रिफ्लेक्टिव डायरी में मेंशन करें। तो सर हमारे साथ में हैं डॉक्टर ऋषिकेश मिश्रा जी, प्लीज कंटिन्यू अगर आप कहना हाँ चाहें। सर, तो सर स्टडी मेरा मटेरियल कब तक यही आएगा? आपसे जो हाँ हेलो स्टडी मैं पिंकी सैनी कुछ कहना चाहती हूँ उससे पहले। हाँ अब आप बोल सकते हैं। ये देखिए स्टडी मटेरियल हेडक्वार्टर को हमने कहा है, उन्होंने कहा कि जनवरी के लास्ट तक आपके पास में स्टडी मटेरियल आएगा। हमने कल भी रिमाइंडर भेज दिया है, तो आप लोगों का स्टडी मटेरियल अंडर डिस्पैच है। होपफुली वो जनवरी के लास्ट में आपको मिल जाएगा। सर ये आप जो फाइल बनाने के लिए कह रहे थे वो कैसे, कौन सी करनी है मैनेज? देखिए चूंकि आपको कोर्स का आउटलाइन तो पता ही है, प्रोग्राम का आउटलाइन, कि फर्स्ट ईयर में जितने भी आपके कंपलसरी पेपर हैं, 5 कंपलसरी पेपर हैं और 2 इलेक्टिव पेपर हैं। ओके, ये सबको पता है। तो 7 फाइल तो आपको असाइनमेंट के रूप में बनानी है फर्स्ट ईयर में। और उसके अलावा मैंने आपको इंटर्नशिप के बारे में भी बताया है कि इंटर्नशिप में जैसे स्कूल ऑब्जर्वेशन करना है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करना है, केस स्टडी करनी है, और आपको स्कूल असेंबली को कैसे एड्रेस करना है उसके बारे में आपको गाइडलाइंस भेजी हैं। तो और 2 ईपीसी से संबंधित एक्टिविटीज हैं। तो आपको 4 कैटेगरीज वो हैं, 2 ईपीसी, तो लगभग 6 फाइल तो वो हो गई और 7 फाइल असाइनमेंट्स की हैं। तो लगभग 13 फाइल आपको तैयार करनी है, उनका रिपोर्ट तैयार करनी है। और वो रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे ये गाइडलाइंस हमने आपको ईमेल पे भी भेजी हुई हैं, आप वो देख सकते हैं। ई ज्ञान कोर्स पे आप देख सकते हैं जब तक आपका स्टडी मटेरियल नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी आपका प्रोग्राम और एडमिशन ये सब अभी स्टार्ट ही हुआ है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा जल्दबाजी और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका स्टडी मटेरियल आ जाए, उसके बाद उसको आप समझ के आप उसको अपने चीजों को आगे करेंगे। यस सर हेलो। हाँ बोलिए सर ये जो आपने रिफ्लेक्टिव डायरी के लिए बोला है, तो ये हमें किस मतलब कैसे बनानी है? इन मतलब रिटर्न में करना है कि ऑनलाइन देना है? नहीं, रिटेल में बनाना है। आप कोई भी एक को डायरी मेंटेन करिए, रजिस्टर मेंटेन करिए। उसमें जो जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं, जैसे आज काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं तो उसकी पूरी एक ब्रीफ रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। और हाँ। आज का पूरा एक स्क्रीनशॉट उसमें आपको पेस्ट करना है। ओके नहीं सर, जैसे ये ओनली जैसे आपकी जो ये वीसी हो रही है तो इसके बारे में लिखना है, कि अदर हम कोई दूसरी एक्टिविटीज जैसे ये जो भी एक्टिविटीज करेंगे उन सारी एक्टिविटीज की एक रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। ओके सर। ओके यस सर। हाँ। मैं यूपीएससी तो इंटर्नशिप के लिए हमारे एडमास्टर वैसे बोल रहे हैं कि पहले छुट्टियां लो बाद इंटर्नशिप करो। देखिए इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अभी आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वो हम लोग दूसरे सेशन में करेंगे। आज का जो पर्पज है वो केवल आपकी थ्योरी पेपर की काउंसलिंग है। ओके, तो आप अभी अटेंड करिए, चूंकि 1 घंटे का सेशन है, 5 मिनट बचे हुए हैं और 5 मिनट आप ध्यान से सुनिए कि डॉक्टर ऋषिकेश मिश्रा जी क्या कहते हैं। यस सर। हाँ देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे थे, मैंने आपको एक प्रसंग की बात कर रहा था मैं, तो इसे बस ये कहना चाह रहा हूं कि जो भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था थी बड़ी उच्च स्तर की रही, और उसमें क्योंकि जो समाज था वो किसी एक विशेष वर्ग द्वारा संचालित हो रहा था, तो इसी अनुसार उन्होंने शिक्षा का जो स्वरूप था वो बदल दिया। और जो आपकी ये जो बुकलेट है उसमें इसी पर बात कही गई है। लेकिन एक चीज जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग इस तरह की काउंसलिंग्स देते हैं, लेकिन विद्यार्थी जो है वो ये सोचता है कि जो उसका टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसके देखकर उसको कॉपी कर लेगा, तो जो मौलिकता आपकी है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि आपके लिए एक असाइनमेंट भी आपके लिए एक बर्डन हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि आप उसके साथ न्याय नहीं कर पाते और सभी लोग एक ही भाषा लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो क्या होगा कि सारे की सारी जो मौलिकता है जब वो खत्म हो जाएगी
तो जो शिक्षा का उद्देश्य है वो पूरा कैसे होगा? अगर मेरा जो शिक्षक है उसके अंदर स्वयं मौलिकता नहीं है, तो मैं कैसे ये आशा करूं कि मेरे विद्यार्थियों को जिसको पढ़ा रहा है उनके अंदर भी मौलिकता आ पाएगी? तो ये बात मैं नहीं, ये बात हमारी शिक्षा व्यवस्था कह रही है कि हमें एक ऐसे शिक्षकों का निर्माण करना है जो जिनके पास एक क्रिटिकल माइंड हो, जिनके अंदर एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हो, क्योंकि जब वो चीजें उनमें होंगी तभी वो ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण कर पाएंगे जो राष्ट्र विकास के लिए सहायक होंगे। और अगर वो इस तरह के लोगों का निर्माण नहीं कर पाएंगे तो देश का विकास ही जो है वो संभव नहीं है। क्योंकि इसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो 1964 और 66 में प्रोफेसर डी.एस. कोठारी की एक रिपोर्ट थी, जो कि शिक्षा आयोग जो था आया था हमारा, जिसने कि जिसको हम एक विस्तृत आयोग कहते हैं, कि उसने शिक्षा के हर एक पहलू पर प्रकाश डाला और उसने इस बात पर जोर दिया कि द फ्यूचर ऑफ द नेशन आर शार्प इन आवर क्लासरूम्स। जो देश का भविष्य है वो हमारे विद्यालयों में बन रहा है। तो अगर हमारे विद्यालयों में बन रहा है तो अगर हमारे शिक्षक ही कुशल नहीं होंगे, जो कलाकार है वही कुशल नहीं होगा, तो उसकी कृतियां जो होंगी वो उत्तम किस्म की नहीं होंगी। तो वो जो है अगर उत्पाद अच्छा नहीं होगा तो वो विकास कैसे करेगा? तो इसी को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न तरह की शिक्षा योजनाएं, शिक्षा आयोग, शिक्षा नीतियों का निर्माण किया गया। चाहे वो विश्वविद्यालय आयोग रहा हो 1948 का, चाहे वो 1952 का माध्यमिक शिक्षा आयोग रहा हो, चाहे वो 1964 का कोठारी कमीशन रहा हो जो विस्तृत रहा, चाहे वो 1986 की नई शिक्षा नीति रही हो, चाहे 1992 का प्रोग्राम ऑफ एक्शन रहा हो। वो इसलिए लाया गया है कि हमें इस जो शिक्षण व्यवस्था है इसमें बदलाव लाना है और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा समृद्ध जो है हमें शिक्षक को बनाना है। आप सोचिए कि 1948 में जब मतलब 1947 में देश आजाद हुआ और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बना 1956 के अंदर, तो इस बात पर बल दिया गया कि जो शिक्षा मंत्रालय है उसका नाम शिक्षा मंत्रालय नहीं होकर उसका नाम जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया। वो इसलिए रखा गया क्योंकि मानव का जब हम विकास करेंगे, मानव को हम एक संसाधन के रूप में विकसित करेंगे, तो वो सभी चीजों को विकसित कर सकता है, वो सभी के स्वरूप को बदल सकता है। ठीक है ना? इसीलिए हमें एक संसाधन का निर्माण करना है, एक संसाधन जो जन विकास के लिए, जो देश विकास के लिए उपयोगी हो, जो हमारी कक्षाओं में जाए तो हमारे विद्यार्थियों को जो देश की शिक्षा अपेक्षाएं हैं उसके अनुरूप उन्हें बदले। अगर आपके दर्शन जो है उसके वो दर्शन जो है वो सही रूप से विकसित नहीं हो पाएगा तो आप एक विकसित देश का निर्माण जो है आप नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न? सर थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर ऋषिकेश मिश्रा जी। मैडम मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हैं क्या अब? हाँ कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी जो आपसे गुजारिश है कि आपको इस काउंसलिंग संबंधित कोई प्रश्न करना हो तो आप बताएं। होपफुली आज का जो सेशन है रहा है वो आप लोगों के लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा और वो फ्रूटफुल और हम बना सकते हैं कि जो हमारा स्टडी मटेरियल है, जो हमारा कोर्स कंटेंट है, उसको आप सेल्फ स्टडी भी करें। और सेल्फ स्टडी करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम इग्नू आपके पास में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पहुंच रहा है। आपके पास में रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, हार्ड कॉपी में भी और सॉफ्ट कॉपी में भी। ओके, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल आपका जनवरी के लास्ट तक आएगा, बहुत सारी मीटिंग में हमने कहा है। इन मीन टाइम आप ई ज्ञान कोश से उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल फोन पर भी एक्सेस कर सकते हैं। इग्नू का मोबाइल ऐप है इग्नू ई कंटेंट, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहां पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ओके, चूंकि आप सब लोग बिजी हैं अपने अपने टीचिंग प्रोफेशन में, और जब भी आपको समय मिलता है तो आप मोबाइल फोन ओपन करके भी हमारा इग्नू का जो बीएड का प्रोग्राम है
उसका स्टडी मटेरियल अपने कोर्स के हिसाब से पढ़ सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं।